जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है। और इस क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि 2016 में बिहार बोर्ड के द्वारा जो आयोजित एग्जाम हुए थे, ठीक है ना, उसका हम लोग क्या करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का जो आपको क्वेश्चन है उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर इससे पहले के अगर आप वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से इस सभी क्लास को देख सकते हैं। तो उसमें जो एनालिसिस मिलेंगे आपको 2023 से लेके 2017 तक के, और आज जो है हम लोग 2016 का एनालिसिस कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि बताइए कि संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे। तो अस्थाई अध्यक्ष भी जो थे वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा संविधान के जो संचालन समिति थे, ठीक है ना, उस संचालन समिति के भी जो अध्यक्ष थे वे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे ये आपको प्रारूप समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और इसी प्रारूप समिति को हम लोग कहते हैं मसौदा समिति, या इसी को हम लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इसी के ये क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे देश के प्रथम क्या थे कि आपको उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि किनके जन्म दिवस पर जो होते हैं वो आपको भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो क्या कहेंगे, डॉक्टर एस राधा कृष्णन के जन्म दिवस पे। ये भारत के प्रथम क्या थे, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। और उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले ये आपको पहले व्यक्ति थे। तो साथियों, एक का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, दो में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि कांग्रेस ने किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया था। तो देखिए, कह रहा है मार्क्सवाद, उसके बाद है ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी का सर्वोदय, लेनिन का साम्यवाद। तो कांग्रेस ने ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया। तो यहाँ से एक बात आती है कि लोकतांत्रिक समाजवाद में होता है क्या। तो जैसे आप लोग जानते होइएगा कि हमारे यहाँ क्या है कि आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि आपको निजी और सरकार दोनों का क्या होता है कि आपको स्वामित्व होता है। तो नेहरू ने क्या किए थे कि आपको निजी और आपको सरकारी अधिपत्य वाली जो व्यवस्था है उसको क्या किए थे कि आपको अपनाए थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसको ब्रिटेन में जो कहा जाता है वो आपको क्या कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी तो आपसे क्या होगा कि पूछा जाएगा। तो देखिए, तो ब्रिटेन में इसको कहा जाता है फेबियन समाजवाद। क्या कहा जाता है, फेबियन समाजवाद, ठीक है ना। और इस फेबियन समाजवाद का जो उदय हुआ था वो कहीं ना कहीं मार्क्सवाद के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था, मार्क्सवाद के खिलाफ हुआ था। क्योंकि देखिए, मार्क्सवादी जो समाजवाद है उसमें कहा जाता है कि देश में केवल राष्ट्रीय संपत्ति होंगे, ठीक है ना, अर्थात निजी संपत्ति का उसमें कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन ये जो ब्रिटेन का फेबियन समाजवाद है इसमें क्या है कि निजी संपत्ति और सरकार, यानी कि निजी और सरकार दोनों मिलकर क्या होते हैं कि जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो नेहरू जी ने ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद को क्या किए थे कि आपको अपनाए थे। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ पे दो का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है वो आपको किस दल के है। ऑप्शन देखिए, कह रहा है कांग्रेस, उसके बाद है शिवसेना, उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद है जनता पार्टी। तो देखिए, नरेंद्र मोदी जो है साथियों वह जो है आपको यानी कि बीजेपी से क्या करते हैं कि आपको संबंध रखते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से क्या है कि आपको जुड़े हुए, यानी कि बीजेपी, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि बीजेपी का गठन कब हुआ था। तो साथियों, बीजेपी का गठन जो हुआ था वो आपको 6 अप्रैल 1980 को, और यह जो है अभी दुनिया की सबसे बड़ी क्या है कि आपको राजनीतिक पार्टी है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है देश की जो सबसे प्राचीन पार्टी है वो आपको कांग्रेस है, और इस कांग्रेस का गठन जो होता है वो आपको 1885 में। उसके बाद है शिवसेना, यह आपको महाराष्ट्र की एक क्षेत्रीय पार्टी है, और इसका गठन जो हुआ था वो आपको 1966 में। और जनता पार्टी जो कि केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाती है 1977 में। तो कभी कभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि बताइए जनता पार्टी का गठन जो है वो आपको कब हुआ था, तो 1977 में। और जनता पार्टी की ओर से पहले गैर कांग्रेसी जो आपको प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे, तो ये आपको मोरारजी देसाई बने थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं
कि बताइए कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है वो किनके पास है, तो क्या कहेंगे, मोरारजी देसाई के पास है, ठीक है ना। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जो है वह किस दल के हैं, भाजपा, आम आदमी पार्टी, लोक दल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी। और साथियों ये जो आम आदमी पार्टी है इसका गठन जो होता है 2012 में होता है, और यह अभी देश की क्या है कि आपको राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी जो कि आपको सदस्यता के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी क्या है कि आपको पार्टी है, ठीक है ना। और भाजपा का गठन जो होता है 1980 में। तो इस बात को आपको याद रखना है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है वो आपको जगत प्रकाश नड्डा है, यानी कि जेपी नड्डा है, ठीक है ना। तो 4 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और दिल्ली क्या है, तो आपको एक केंद्र शासित प्रदेश है, और दिल्ली में जो विधानसभा की सीट है वो आपको 70 है। इसको भी आपको याद रखना है कि दिल्ली में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो साथियों दिल्ली में विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो आपको 70 है। तो इस 70 में से 67 जो है सीट है वो आपको आम आदमी पार्टी को क्या है कि आपको मिला हुआ है, और 3 जो है वो आपको बीजेपी को मिला हुआ है, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी को कितने सीटें मिली थी, तो 67, और 3 जो है बीजेपी को। तो टोटल सीट कितने हैं, तो कहेंगे आपको 70। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पे हम लोग बात करते हैं 5 में। देखिए कह रहा है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा जो है वो आपको दिया गया है। तो साथियों संविधान द्वारा जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो है वो आपको दिया गया है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे कि हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा दिया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत। तो साथियों अनुच्छेद जो है वो आपको 343 के 1 इसके तहत जो है हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा जो है वो आपको दिया गया है, क्योंकि इस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी जो होगी वह भारत की क्या होगी, कि आपको राजभाषा होगी, ठीक है ना। तो 5 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अच्छा में, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो साथियों सामाजिक न्याय के साथ विकास जो है वो आपको 6ठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि 6ठी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो आपको क्या थी। तो साथियों 6ठी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो आपको 1980 से 1900 कितना है, तो आपको 85 है। उसके बाद जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि क्या थी। तो साथियों इसकी अवधि जो है यह आपको 1974 से 1979 थी, लेकिन 1 साल पहले इसको समाप्त कर दिया गया। अर्थात 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1978 तक एक्टिव रहा। 4थी पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि 1969 से 1974 है। उसके बाद है 3री पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि जो है 1961 से 1966 है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक असफल रही थी। तो वो आपको 3री पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक असफल रही थी। और सबसे सफल पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो वह आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात आती है कि पंचवर्षीय योजना को हमारे देश में कहा क्या जाता है। तो पंचवर्षीय योजना को हमारे देश में जो है साथियों वो आपको आर्थिक नियोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्थिक नियोजन, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो आर्थिक नियोजन का प्लान है वह भारत में किस देश से प्रेरित है। तो साथियों यह जो है आपको रूस से प्रेरित है, यानी कि सोवियत संघ से प्रेरित है। और भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब होती है, तो वो आपको 1951 में, और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक जो है वो आपको चलती है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब तक चली थी। तो 1951 से 1956 तक। और पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था कि आपको कृषि, सिंचाई और इसके अलावा आपको विद्युत पर जो था वह आपको अधिक बल जो था वो आपको दिया गया था। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यह आपको डी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में। क्या कर रहा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि योजना आयोग का गठन जो है वो आपको कब हुआ था। देखिए ऑप्शन ए कर रहा है 1950, ऑप्शन बी कर रहा है 1952, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1951। तो साथियों योजना आयोग का जो गठन हुआ था ना वो आपको 1950 में, डेट याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। और इस योजना आयोग को जो भंग कर दिया जाता है यह आपको 2014 में। और योजना आयोग की जगह पर एक नई संस्था आती है, उसका नाम होता है आपको नीति आयोग। क्या होता है, नीति आयोग। तो साथियों नीति आयोग कब बना था,
तो यह आपको 2015 में। तो नीति आयोग और योजना आयोग, ठीक है ना, यानी कि योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो आपको प्रधानमंत्री होते थे, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं तो कहेंगे प्रधानमंत्री, ठीक है ना। फिर यहाँ पर और भी ईयर दिए गए हैं, इस ईयर के कुछ महत्व को हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए 1952 में, तो 1952 में क्या हुआ था कि भारत में राष्ट्रपति का प्रथम विधिवत चुनाव हुआ था। संसद का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था, लोकसभा राज्यसभा का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। इसके अलावे और भी चीज कह सकते हैं कि आपको प्रथम आम चुनाव जो है संपन्न हुआ था। 1953 में राज्य पुनर्गठन जो आपको आयोग है वह बना था। 1951 में प्रथम वित्त आयोग जो था वो आपको गठित हुआ था। इसके अलावे पंचवर्षीय योजना की जो है वो आपको शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में ज्यादातर यह इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 1951 में। और प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे तो साथियों, प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपको केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी। और अभी वर्तमान में जो है 15वीं वित्त आयोग जो है वो आपको चल रही है, और 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वो आपको एनकेसी है। तो यहाँ से जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है सारे चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो आपको सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न में, क्या कह रहा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि 1965 और 71 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो देखिए 1971 और 65 में हमारा जो युद्ध हुआ था वो आपको पाकिस्तान के साथ हुआ था, जबकि 1962 में हमारा जो युद्ध हुआ था वो आपको चीन के साथ हुआ था। तो यहाँ पे जो भी देख रहे हैं ये सभी जो है भारत के पड़ोसी देश है। तो भारत के पड़ोसी देश को हम कैसे याद रख सकते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है साथियों, उसको आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है तो याद रखेंगे, बचपन में एमबीए किया। देखिए यहीं से भारत के सारे पड़ोसी देश जो है वो आपको आ जाएंगे। बचपन में क्या किया था, आपको एमबीए किया। अब देखिए बचपन में जब एमबीए कर लिए तो यहाँ से कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए तो सबसे पहले ब से जो हो जाएगा वो आपको बांग्लादेश, ठीक है ना। उसके बाद च से जो हो जाएगा वो आपको चीन, प से पाकिस्तान, उसके बाद याद रखिएगा न से नेपाल, और ये जो मे है यहाँ पर ये साइलेंट रहेगा, और इस एम से जो है वो आपको म्यांमार हो जाएगा। उसके बाद आपको बी से भूटान हो जाएगा, और ए से जो है वो आपको अफगानिस्तान हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाएंगे आपसे, क्या, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि श्रीलंका और मालदीव भी जो है वह भी तो भारत का पड़ोसी देश है। तो यह आपको द्वीपीय पड़ोसी देश है, ठीक है ना। श्रीलंका और क्या कहेंगे, मालदीव, यह भारत का कैसा पड़ोसी देश है तो कहेंगे द्वीपीय पड़ोसी देश है जो आपको हिंद महासागर में स्थित है। तो यहाँ से सारे चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। तो भारत का जो है आपको खराब संबंध हमेशा से आपको चाइना और क्या है कि आपको पाकिस्तान के साथ जो है वो आपको रहा है, क्योंकि हम अपने संबंध को सुधारना चाहते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी जो है वह संबंध को सुधारना ही नहीं चाहता। इस वजह से क्या है कि चाइना के साथ हमेशा तनातनी बनी रहती है, पाकिस्तान के साथ जो है हमेशा तनातनी बनी रहती है, ठीक है ना। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 9 में साथियों क्या कह रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। एक चीज याद रखिएगा कि भारत जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है, पहला बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है, 1945 में। तो इसका मतलब है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, तो 1945 में। वह दिन था आपको 30 अक्टूबर, क्या है 30 अक्टूबर 1945 का। और इससे राष्ट्र संघ का गठन की अगर हम बात करते हैं तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है दुनिया का जो है सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें अभी आपको 193 देश जो है वो आपको सम्मिलित है, ठीक है ना। और इसका जो मुख्यालय है वो आपको न्यूयॉर्क में, कहाँ है, न्यूयॉर्क में। उसके बाद आइए 1947 में, तो यहाँ पर क्या हुआ था, 1947 में इंपोर्टेंट है क्योंकि आपको एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन जो होता है 1947 में होता है। 1950 में जो है हमारा संविधान जो होता है लागू होता है। 1952 में हमारे देश में राष्ट्रपति का प्रथम जो होता है विधिवत चुनाव होता है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। तो 9 का जो सही आंसर होगा वह आपको ए हो जाएगा। और कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। आगे देखिए क्या कह रहा है कि शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। तो सबसे पहले समझ आइए कि शिमला समझौता जो है वो आपको हुआ कब था, तो यह आपको 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता जो है वो आपको हुआ था।
ठीक है ना, किसके बीच? तो कहेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इस शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले जो आपको भारतीय प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और वहीं पाकिस्तान की ओर से कहेंगे तो आपको राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है ना, यानी पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? तो कहेंगे जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा कि शिमला समझौता जो है 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है ना। तो इसी के बाद आपको एलओसी का भी निर्धारण हुआ था, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्धारण हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 10 का सही आंसर जो हो जाएगा सी। ताशकंद समझौता पर कौन हस्ताक्षर किए थे? तो कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है ना। पंचशील समझौता पर कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ से हम लिख देते हैं इसको, अब बढ़िया से इसे देख लीजिएगा। जैसे देखिए ताशकंद समझौता पर कहेंगे किस भारतीय प्रधानमंत्री ने? तो कौन हो जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री जी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, ये आपको पंचशील समझौता पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। और पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था, बाकी ताशकंद और आपको शिमला समझौता दोनों जो है पाकिस्तान के साथ हुआ था। तो 10 का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो वह आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 11 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है किसने दिया था? ऑप्शन ए कह रहा है राजीव गांधी, सॉरी हाँ राजीव गांधी। ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो देखिए गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था ना, वो आपको कौन दिए थे जानते हैं? तो यह आपको इंदिरा गांधी कब दिए थे? 1971 के जो आपको चुनाव हुए थे उस 1971 के चुनाव में दिए थे, क्योंकि इनके विरोधी नारा दिए थे इंदिरा हटाओ, तो इन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि गरीबी हटाओ कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में विशेष स्थान दिया गया था? तो वह आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आपके एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न होंगे आपको उसी हिसाब से क्या करना है कि आपको आंसर देना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो सही हो जाएगा। और इंदिरा गांधी को हम लोग आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं, ठीक है ना। राजीव गांधी देश के सबसे क्या कहेंगे कि युवा प्रधानमंत्री, ठीक है ना। मनमोहन सिंह, इनके बारे में याद रखेंगे कि एक मात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके हस्ताक्षर आपको नोटों पर भी देखने को क्या होते हैं कि आपको मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल वो आपको नरेंद्र मोदी का है, ठीक है ना। मतलब कि कांग्रेस से ना रहते हुए सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके पास हो गया? आप तो कहेंगे नरेंद्र मोदी के पास, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो आपको बिल्कुल सही है। चलिए 12 में क्या कर रहे हैं और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए कह रहा है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? तो साथियों कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के जो संस्थापक थे वो आपको जगजीवन राम थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। जगजीवन राम केंद्र में सबसे अधिक दिनों तक केंद्रीय मंत्री रहे थे, ठीक है ना। यानी कि ऐसा समझ जाइए 1952 से, ठीक है ना, वे आपको जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं किए जब तक वे क्या थे कि आपको केंद्रीय मंत्री थे। सबसे अधिक दिनों तक केंद्र में केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है। दूसरी बात कि जगजीवन राम जो थे वो आपको मोरारजी देसाई के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री भी बने थे। एक चीज इनके बारे में और याद रख सकते हैं, ये भारत के प्रथम श्रम मंत्री भी थे, ठीक है ना। तो 12 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको कौन हो जाएगा? तस्सी। और इनका संबंध बिहार राज्य से है, ठीक है ना। और इन्हीं की बेटी जो थी वो आपको मीरा कुमार जो लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला बनी थी, ठीक है ना। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व जो किए थे जयप्रकाश नारायण जी। और जयप्रकाश नारायण जी को हम लोग जेपी के नाम से भी जानते हैं। इन्हें लोक नायक के नाम से भी क्या है कि आपको जाना जाता है। इसके अलावे इन्हें बाउल के नाम से भी क्या है कि आपको जाना जाता है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए ये जो है आपको जयप्रकाश नारायण जी ये संपूर्ण क्रांति का नारा कहाँ से दिए थे? तो पटना के गांधी मैदान से कब दिए थे? आपको जून 1974 में। तो ये जो संपूर्ण क्रांति इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ जो है सरकार मौन है, उस मौन सरकार को सत्ता से क्या करना है कि आपको बेदखल करना, ठीक है ना। और इनका जो भाषण दिया गया था संपूर्ण क्रांति का भाषण वो पटना के गांधी मैदान में। और उस जमाने में इसे देखने के लिए जो है देश प्रदेश से जो युवाओं की भीड़ आई थी उतनी भीड़ आज तक जो है पटना के गांधी मैदान में कभी भी नहीं लगा है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक चीज और आएगा कि जयप्रकाश नारायण जी जो है वो आपको जनता पार्टी के गठन में अहम भूमिका क्या कहते कि आपको निभाए थे। तो साथियों 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 14 में क्या कर रहे हैं।
जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई थी? तो वह था आपको जनता पार्टी। और केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का जो रिकॉर्ड जाता है वो किसको जाता है? जनता पार्टी को। और जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो कहेंगे आपको मोरारजी देसाई बने थे। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा। क्या प्रश्न पूछा जाएगा? तो थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या जानते हैं कि जनता पार्टी की सरकार जो है कब तक आपको सत्ता में रही थी? तो यह आपको 2 वर्ष, ठीक है ना। क्या है? 2 वर्ष, ठीक है ना। यानी कि मोरारजी देसाई की जो सरकार होती है वो आपको 1977 से 1979 फिर चौधरी चरण से प्रधानमंत्री बनते हैं। और बाद में इंदिरा गांधी जो होती है, यानी कि कांग्रेस जो होता है, अपना समर्थन वापस ले लेता है, जिस वजह से सरकार क्या हो जाती है कि आपको गिर जाती है। फिर 1980 में चुनाव होता है और इंदिरा गांधी जो होती है वो आपको तीसरी बार फिर से सत्ता में आती है, ठीक है ना। तो 14 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 15 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो साथियों तेलुगु देशम जो है ना वो आपको कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश की क्या है कि आपको एक प्रमुख राजनीतिक दल है, ठीक है ना। इसके अलावा केरल में देखिएगा तो लेफ्ट का बोलवाला है, ठीक है ना। इसके अलावा कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी में टक्कर होती है। तमिलनाडु में जो है वो आपको डीएमके, क्या है? डीएमके। इसके अलावा आपको ऑल इंडिया, क्या है? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, मतलब कि AIADMK डीएमके, यह कहाँ की पार्टी है? तो कहेंगे आपको तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है। तो 15 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न की। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप जरूर बताएंगे। देखिए कह रहा है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो भाई मेरे सौराष्ट्र जो है ना वो आपको गुजरात का क्या है कि आपको अंग है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखिए ऐसे विवादित क्षेत्र और महाराष्ट्र में जाइएगा तो आपको विदर्भ मिलेंगे। राजस्थान में जाइएगा आपको मारवाड़ मिलेगा। क्या मिलेगा? मारवाड़, ठीक है ना। इसके अलावा कर्नाटक में जो है वो आपको मैसूर, यानी कि मैसूर का ही क्या है कि नया नाम जो है वो आपको कर्नाटक है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से देख लेना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विदर्भ कहाँ है, महाराष्ट्र में मारवाड़ कहाँ है, राजस्थान में बुंदेलखंड कहाँ है, तो आपको उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको इसको बढ़िया से देख लेना है। तो 16 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी नंबर हो जाएगा। चलिए 17 में अकाली आंदोलनकारियों की मांग क्या थी? तो साथियों अकाली जो आंदोलनकारी थे, उग्र अकाली आंदोलनकारी, उसका मांग था आपको खालिस्तान राज्य, मतलब कि एक अलग देश की क्या कर रहा था वो मांग कर रहा था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो आपको बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो साथियों मेघा पाटेकर का नाम जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से एक बात आती है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो साथियों नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा जो है वो आपको एक नदी का नाम है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि नर्मदा क्या है। तो आपको मध्य भारत की एक नदी है जो आपको मध्य प्रदेश, इसके अलावा आपको राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान कह रहे हैं, सॉरी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपको गुजरात से होकर क्या होती है कि आपको प्रवाहित होती है। और नर्मदा को जो है आपको गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो भारत सरकार क्या किया था कि आपको नर्मदा और उसके सहायक नदियों पर जो है आपको 300 क्या है कि आपको छोटे छोटे बांध, ठीक है ना, 135 मझोले बांध और 35 बड़े बांध बनाने का निर्णय लिया। एक और इस बांध के बनने से क्या होता है कि आपको काफी ज्यादा हमें फायदे होते, तो दूसरी ओर इसका क्या होता है कि आपको हानि भी होता। तो इसी हानि से क्या है कि लोगों को बचाने के लिए, पर्यावरण के संतुलन को खराब होने से बचाने के लिए सुश्री मेघा पाटेकर ने एक आंदोलन चलाया था, उसी को कहा गया नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है ना। फिर यहाँ पर है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जो है वो आपको जुड़ा हुआ है। टेहरी बांध कहेंगे तो यह भारत का सबसे ऊंचा क्या है बांध है, जो आपको भागीरथी और भिलंगना नदी के क्या है कि आपको संगम पर स्थित है। तो साथियों 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 19 में। कह रहा है कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो साथियों पहले पिछड़े वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे काका साहब कलेलकर। तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कब हुआ था? तो यह आपको 1954 में गठित हुआ था, ठीक है ना। हालांकि पहले पिछड़े वर्ग के जो आपको रिपोर्ट थी उसको नेहरू जी ने नहीं माना, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा जो थी विसंगतियां थी, ठीक है ना। उसके बाद है बीपी मंडल,
ये आपको दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के क्या थे, कि आपको अध्यक्ष थे। और बीपी मंडल यानी कहने का मतलब हुआ कि मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में जो होता है 13 अगस्त 1990 को क्या होता है कि आपको लागू किया जाता है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वे आपको बीपीसी थे। कौन थे, बीपीसी थे। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है, तो वे है आपको बीपीसी यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये आपको प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या थे, कि आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने हुए थे। ठीक है ना, इसे आपको याद रखना है। जयप्रकाश नारायण जी जनता पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाए थे। चंद्रशेखर आजाद, इनसे हमें मतलब नहीं रखना है क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है ना। चलिए उसके बाद है लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के ये क्या है कि आपको फाउंडर है। ठीक है ना। तो ये जो बीपीसी है ये सत्ता में आते हैं राजीव गांधी के बाद। किसके बाद, राजीव गांधी के बाद, क्योंकि राजीव गांधी के सरकार में ये जो होते हैं आपको वित्त मंत्री होते हैं। राजीव गांधी जी जब बोफोर्स तोप घोटाले में फंसते हैं तो इसी का फायदा उठाते हैं। ठीक है ना। और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के रिपोर्ट को लागू करने के वादे के साथ ये सत्ता में आते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये सत्ता में नहीं रहते हैं और बीपीसी की सरकार गिर जाती है 1989 से 90 यानी 1 साल में। उसके बाद जो है चंद्रशेखर जो होता है फिर से सत्ता में आती है। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों कि आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे। तो हम चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न साथियों हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि G77 में कौन से देश आते हैं। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है अविकसित, उसके बाद कह रहा है विकसित, उसके बाद है आपको विकासशील और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये जो G77 है ना, इस G77 में जो आते हैं वो आपको विकासशील देश आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि G77 का जो गठन हुआ था वो आपको कब हुआ था, तो साथियों G77 का जो गठन होता है वो आपको 1964 में होता है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो विकसित देश है इस विकसित देशों के संगठन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो साथियों विकसित देशों के जो संगठन है उसको हम लोग G7 के नाम से जानते हैं। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि G7 में G का मतलब जो हो गया वो आपको क्या हो गया, तो इसका मतलब होता है आपको ग्रुप। क्या होता है, ग्रुप। G77 में G का मतलब क्या हो जाएगा, तो वो आपको ग्रुप हो जाएगा। तो साथियों ये जो G77 है इसकी जो स्थापना की जाती है, ठीक है ना, वो आपको 1975 में। तो इस G7 में कौन कौन से देश आते हैं इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए इसमें जो है अभी फिलहाल 7 देश है और वो 7 देश कौन कौन है इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए तो सबसे पहले इसमें एक जो है आपको अमेरिका के बाद जो है साथियों वो आपको कनाडा, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। कनाडा के बाद हम चलते हैं यूरोप में। तो यूरोप में आएंगे तो आपको ब्रिटेन के बाद हो जाएगा साथियों आपको फ्रांस। क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस के बाद अगर हम आते हैं फिर आपको कौन हो जाएगा, तो यह आपको जर्मनी हो जाएंगे। जर्मनी के बाद जो है वो आपको इटली। क्या है, इटली। तो देखिए ये सब जो है आपको यूरोप के देश है। कहाँ के देश है, यूरोप के। और इसमें एक एशिया का भी देश है जिसे हम लोग जापान के नाम से जानते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि एशिया का एकमात्र ऐसा देश है आपको जापान जो आपको G7 में क्या है, शामिल है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कि G7 में उत्तरी अमेरिका के कितने देश शामिल है। तो इसमें आपको 2 देश जो है वो आपको उत्तरी अमेरिका के, इसके अलावे आपको यूरोप के जो है वो आपको 4 देश है और आपको एशिया का जो है वो आपको 1 देश जो है इस संगठन में शामिल है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो साथियों पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है ना, वो आपको पंडित नेहरू ने किया था और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखने में इन्होंने अहम भूमिका जो था वो आपको निभाया था। तो फिर यहाँ से एक बात होती है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है वो आपको हुआ कहाँ था। तो देखिए तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो होता है साथियों वो आपको बेलग्रेड में होता है और बेलग्रेड जो है वो आपको है कहाँ, तो कहेंगे यह आपको यूगोस्लाविया में। कहाँ है, यूगोस्लाविया में। ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है वो आपको किस वर्ष हुआ था। तो साथियों वर्ष 1961 में जो होता है ना वो आपको पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो करते हैं ना वो आपको यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जिनका नाम होता है आपको मार्शल टीटो। क्या नाम होता है, मार्शल टीटो। ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में जो है 25 देश जो होते हैं वो आपको क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। हालांकि अभी जो गुटनिरपेक्ष देशों का जो संगठन है उसमें जो है टोटल आपको
20 देश जो है वो आपको शामिल है। हालांकि अब इसका महत्व जो है धीरे धीरे जो है वो आपको समाप्त होते जा रहा है, क्योंकि यह शीत युद्ध काल में जो था वो आपको काफी ज्यादा जो था आपको फला फूला था, ठीक है ना। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि पंडित नेहरू को हम लोग आधुनिक भारत के निर्माता के नाम से क्या करते हैं, कि आपको जानते हैं सरदार पटेल जी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो भारत का लौह पुरुष कहते हैं, मतलब कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिए थे, ठीक है ना। और अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने थे। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जानते हैं, तो 22 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा, नेहरू। चलिए अब हम चलते हैं 23 में। देखिए 23 नंबर प्रश्न को आप लोग देखिए क्या कह रहा है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। ऑप्शन ए कह रहा है ब्रिटेन, उसके बाद है आपको फ्रांस, फिर है पश्चिमी जर्मनी, इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फ्रांस, क्योंकि फ्रांस जो है नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सर ये जो नाटो है इसको हम लोग अंग्रेजी में नेटो बोलते हैं। तो ये जो नेटो है, नेटो का मतलब होता है क्या, तो कहेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और यह अमेरिका के नेतृत्व में बना एक क्या था कि आपको सैन्य गुट था। यानी कहने का मतलब हुआ कि सैन्य गुट है, अभी भी कहिए, क्योंकि नेटो अभी क्या है कि आपको वर्तमान में अस्तित्व में है। तो ये जो नेटो बना था वो किस काल में बना था, तो साथियों नेटो जो बना था वो आपको शीत युद्ध काल में बना था। और इसका उद्देश्य था अमेरिकी प्रसार को, सॉरी क्या कहते हैं कि साम्यवादी प्रसार को क्या करना है कि आपको रोकना, और इसी उद्देश्य से नेटो की स्थापना होती। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर नेटो की जो स्थापना हुई थी वो आपको कब हुई थी, तो साथियों नेटो की स्थापना जो होती है 4 अप्रैल 1949 को। और नेटो में जो अभी सदस्य देश की संख्या पूछेंगे वो कितनी है, नेटो में जो अभी सदस्य देश है वो आपको 31 देश है। और दूसरी बात एक चीज आप और याद रखेंगे कि ये जो नेटो है क्या है, नेटो है, ठीक है ना। इस नेटो के संस्थापक सदस्य कितने थे, तो साथियों नेटो के जो संस्थापक सदस्य थे वे आपको 12 थे। कितने थे, 12 थे। ये भी पूछा जाता है कि नेटो के संस्थापक सदस्य देश कितने थे, तो क्या कहेंगे 12। तो फिर यहाँ से एक चीज और आएगी कि नेटो का जो मुख्यालय है साथियों वह आपको कहाँ है, ये भी पूछा जाएगा। नेटो का जो मुख्यालय है ना वह आपको ब्रुसेल्स में है। कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। तो इन सभी चीजों को हमें बढ़िया से क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है। और ये जो ब्रुसेल्स है जहाँ पे आपको नेटो का मुख्यालय है यह आपको किस देश में है, तो यह आपको बेल्जियम में है। तो साथियों 23 का जो सही आंसर है होगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो 23 का सही आंसर जो हो जाएगा साथियों वो आपको बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं आपको 24 में। और 24 में क्या पूछा जा रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना जो है किसने किया था। ऑप्शन ए कह रहा है लेनिन, मार्क्स, एंजिलस, स्टालिन। तो साथियों 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की जो स्थापना करता है वो आपको लेनिन करता है। इनका पूरा नाम है बी आई लेनिन, यानी कि व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, ठीक है ना। और इन्होंने ही साम्यवादी विचारधारा को क्या किया था कि आपको जन्म दिया था। इसके बाद देश विदेश में जो है साम्यवादी प्रचार काफी तेजी से हुआ। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए लेनिन की मृत्यु जो होती है वो आपको 1924 ईस्वी में। और लेनिन जो है सबसे ज्यादा इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसने 15 गणराज्यों का एक क्या किया था कि अपना एक समूह बनाया था जिसको कहा गया यूएसएसआर। क्या कहा गया, यूएसएसआर। इसका मतलब हो गया कि यूएसएसआर के जो फाउंडर है वो आपको कौन है, तो क्या कहेंगे लेनिन। तो यहाँ से बात आती है कि यूएसएसआर की स्थापना जो होती है कब होती है, तो यह आपको 1922 में। तो यूएसएसआर का मतलब क्या हो गया, तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी कि सोवियत समाजवादी राज्यों का क्या कहेंगे संघ, या इसी को कहा जाता है सोवियत संघ। तो साथियों ये जो सोवियत संघ है ना यह कब तक अस्तित्व में रहता है यह भी जान लीजिए। तो सोवियत संघ 1922 में आपको बनता है और 1991 में सोवियत संघ का क्या होता है कि आपको विघटन हो जाता है। और इसी के विघटन के बाद पूरे दुनिया में जो होता है वो आपको अमेरिकी प्रभुत्व जो होता है साथियों वो क्या होता है कि आपको स्थापित होता है। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। कार्ल मार्क्स, जिन्हें हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहते हैं, या इन्हीं को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। उसके बाद है आपको एंजिलस, फ्रेडरिक एंजिलस, इसका नाम आपको याद रखना है। स्टालिन, जो कि लेनिन का क्या बने थे कि आपको उत्तराधिकारी बना था, और इसने अपना एक संविधान जो है 1936 में लागू किया था जिसे कहा गया आपको स्टालिन का संविधान। तो 24 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं आपको 25 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है।
कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता जो है वो आपको कब हुआ था? तो साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ताशकंद समझौता होता है 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद होता है। इसका मतलब हो गया कि 1966 में जो है आपको ताशकंद समझौता जो है वो आपको हुआ था। यहाँ से एक बात आती है कि डेट के साथ बताइए कि ताशकंद समझौता कब हुआ था, ये तो आपसे पूछा जाएगा। तो साथियों, ताशकंद समझौता जो होता है वो आपको 10 जनवरी 1966 को, और यह ताशकंद समझौता जो होता है तत्कालीन सोवियत संघ और वर्तमान में जो है आपको उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में होता है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से बात आएगी ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, ये भी तो पूछा जाएगा। तो साथियों, ताशकंद समझौता जो होती है वो आपको भारत और पाकिस्तान के बीच होता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले जो भारतीय प्रधानमंत्री थे वो आपको कौन थे, पूछा जाता है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति जो था वो आपको कौन था? तो साथियों, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले जो भारतीय प्रधानमंत्री थे उनका नाम है आपको लाल बहादुर शास्त्री। और इसी समझौते के जब वो करने गए थे तो वहीं पे इनकी क्या हो जाती कि आपको आकस्मिक परिस्थिति में मृत्यु हो जाती, अर्थात ये भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु जो है वो आपको विदेश में हुई थी। इस बात को भी आपको याद रखना है। और पाकिस्तान की ओर से इस समझौते पर जो हस्ताक्षर करते हैं वो आपको अयूब खान करते हैं, और अयूब खान जो होते हैं वो आपको पाकिस्तानी राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना। और यह आपको इनको जनरल कही है क्योंकि ये पहले जो थे सेना प्रमुख थे, बाद में इन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान की सत्ता को, सरकार को पलट दिया था और तब जाके वहां के ये राष्ट्रपति बने थे। ये जो ताशकंद समझौता होता, मतलब ताशकंद समझौता होती है, इस ताशकंद समझौता में जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वह आपको सोवियत संघ के जो प्रधानमंत्री होते हैं जिसका नाम होता है कोसोजिन। क्या होता है? कोसोजिन। इन्हीं के प्रयास से जो होता है ताशकंद समझौता जो होता है वो आपको होता है, ठीक है ना। और यहाँ से एक चीज और पूछा जाएगा कि ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई थी? तो वह आपको 11 जनवरी 1966 को। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे भारत के दूसरे क्या थे कि आपको प्रधानमंत्री थे, यानी कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा। तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे, दूसरे प्रधानमंत्री में गिनती करेंगे किनका? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का, जो आपको कब प्रधानमंत्री बने थे? 9 जून 1964 को ये प्रधानमंत्री बने थे, और 11 जनवरी 1966 तक ये देश के क्या रहे थे कि आपको प्रधानमंत्री रहे थे। कौन? तो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। और इसके अलावे रेल दुर्घटना के कारण, ठीक है ना, 1956 में इन्होंने क्या किया था कि रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए थे। तो इस बार साथियों केबीसी में प्रश्न पूछा गया था कि लाल बहादुर शास्त्री जी किस राज्य में हुए रेल दुर्घटना के बाद जो है वो आपको इस्तीफा दे दिए थे? तो कहेंगे तमिलनाडु में हुए रेल दुर्घटना के बाद, जो कि यह दुर्घटना 1956 में हुआ था, ठीक है ना। और 1965 के भारत पाक युद्ध के समय उन्होंने एक नारा दिया था, ठीक है ना, जय जवान और जय किसान का। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है 1970। 1970 में क्या होता है? एनपीटी पर हस्ताक्षर होता है, यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 1971 में आपको इंडो पाक जो होता है वो आपको वार होता है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। देखिए क्या करा है, ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वह आपको कौन कर रहे थे जानते हैं? वो आपको कोसोजिन। और ये जो कोसोजिन है कहाँ के थे? तो सोवियत संघ के, और ये आपको वहां के प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही हो जाएगा। और इसके बारे में अभी चर्चा की है, इसलिए इस पर ज्यादा विशेष हम चर्चा नहीं करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 27 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? ऑप्शन देखिए, कह रहा है कुवैत, इराक, फ्रांस, अमेरिका। तो देखिए, तो अमेरिका ने 2003 में इराक पर क्या किया था कि आपको हस्ताक्षर किया था, और कहा था कि इराक जो है आपको परमाणु जो हथियार है उसको विकसित कर रहा है, इसके अलावा जनसंहारक हथियार को विकसित कर रहा है। तो यही बहाना बनाकर क्या हुआ था कि आपको ये जो मतलब अमेरिका है उसने क्या कर दिया था कि आपको इराक पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है ना। इसमें अमेरिका के सहयोगी देश भी थे, अर्थात नेटो के भी सदस्य देश जो थे इसमें आपको हिस्सा लिए थे। तो ये जो देख रहे हैं 27, इसका सही आंसर आपको इराक हो जाएगा। इराक की राजधानी पूछेंगे तो वो आपको क्या हो जाएगा? बगदाद हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी तो आपको वाशिंगटन, सॉरी क्या कहते हैं, पेरिस हो जाएगा। और अमेरिका की राजधानी कहेंगे तो वह आपको वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। और वाशिंगटन डीसी में आपको किसका मुख्यालय है? तो याद रखिएगा जो विश्व बैंक है, इसके अलावे
जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसका जो मुख्यालय है ना वो आपको अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। तो 27 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 28 में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता जो है वो आपको कायम हुआ था। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है रूसी संघ, चीन, फ्रांस, अमेरिका। तो साथियों अमेरिका के प्रभुत्व से क्या हुआ कि आपको एक ध्रुवीयता जो है वो आपको कायम हुआ था। तो एक ध्रुवीयता अमेरिका के प्रभुत्व से कब कायम होता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सोवियत संघ का जब आपको विघटन होता है 25 दिसंबर 1991 को, उसके बाद पूरे दुनिया पर एक छत्र राज्य जो स्थापित होता है वो आपको अमेरिका का, तो इसी को कहा जाता है अमेरिका का प्रभुत्व। तो यहाँ से एक बात आती है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसे कितने खंडों में तोड़ दिया गया, तो साथियों इसको 15 खंडों में क्या कर दिया कि आपको तोड़ दिया गया। और सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी राज्य बना था वो आपको रूस बना था, ठीक है ना। और अभी रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि जिस समय सोवियत संघ का क्या हुआ था कि आपको विघटन हुआ था, उस समय सोवियत संघ के जो आपको राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो साथियों वो थे आपको मिखाइल गोर्बाचोव। इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो क्या कहेंगे, मिखाइल गोर्बाचोव, ठीक है ना। और मिखाइल गोर्बाचोव 1985 से लेके 1991 तक जो है सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपको रहते हैं। और इस अवधि में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम जो है वो आपको क्या है जानते हैं, तो वह है आपको पीस हैज नो अल्टरनेटिव। क्या है, पीस हैज नो अल्टरनेटिव। यह पुस्तक जो लिखे थे वो आपको कौन लिखे थे, तो कहेंगे मिखाइल गोर्बाचोव। और इसी पुस्तक के लिए उन्हें क्या हुआ था कि शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। इसके अलावा आपको सोवियत संघ में जो है आपको पेरेस्ट्रोइका और ग्लानोस्त की नीति शुरू करने के लिए ये जो है आपको जाने जाते हैं। तो साथियों 28 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे चीज जो है समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 29 नंबर प्रश्न में। क्या कर रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया था। तो साथियों भारत चीन मित्रता के वर्ष में जो है वो आपको मतलब कौन सा वर्ष मनाया गया था, तो यह है आपको यानी कि 1988। क्या है, 1988। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखिए 1954 का ईयर आया, ठीक है ना। तो 1954 में आपको पंचशील समझौता हुआ था। क्या हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था। इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है। उसके बाद जो है 1962 में आपको भारत और चीन के बीच में क्या हुआ था कि आपको युद्ध हुआ था। उसके बाद है आपको 2006 में, क्या है 2006 में क्या हुआ था साथियों कि आपको नरेगा की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी, नरेगा की, यानी कहने का मतलब हुआ कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की। तो आइए यहाँ पर हम जानेंगे कि पंचशील समझौता जो है वो आपको किन दो देशों के बीच हुआ था। तो यह साथियों भारत और चीन के बीच होता है। किसके बीच होता है, भारत और चीन के बीच होता है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कौन किए थे, तो पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले जो आपको भारतीय प्रधानमंत्री थे उनका नाम है आपको पंडित नेहरू। क्या है, पंडित नेहरू। ये चीज आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। और चीन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम है आपको चाउ एन लाई, जिन्होंने क्या किया था कि आपको पंचशील समझौते पे जो है वो आपको हस्ताक्षर किए थे। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि पंचशील समझौता डेट के साथ बताइए कब हुआ था, तो यह साथियों 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, ठीक है ना। कहाँ हुआ था, तो चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। तो ये सारे चीज आपको याद होने चाहिए। नरेगा का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इसी नरेगा का नाम जो होता है 2009 में जो होता है चेंज कर दिया जाता है, और उसका नाम जो होता है आपको क्या कर दिया जाता है, तो आपको मनरेगा कर दिया जाता है, ठीक है ना। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम जो होता है मनरेगा किया जाता है। तो साथियों ये सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अतः आप इसे बढ़िया से देख लेंगे। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। देखिए और किसी किसी ईयर में आपका जो आंसर होता है, ठीक है ना, वह बोर्ड के द्वारा आपको 2006 भी दिए जाते हैं। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है आपको। चलिए अब हम चलते हैं आगे 30 नंबर प्रश्न में। क्या करा है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए साथियों कह रहा है कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल किया था। तो 2014 में जो प्रधानमंत्री बने थे कौन, नरेंद्र मोदी। तो इन्होंने भारत और चीन के बीच में जो है संबंध सुधारने का क्या किए थे कि आपको प्रयास किए थे। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि बताइए कि नरेंद्र मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले जो है वो आपको किस क्रम के व्यक्ति है। तो देखिए ये भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले जो है आपको दूसरे व्यक्ति है। तो पहले व्यक्ति कौन थे,
तो पहले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। जबकि आपको नरेंद्र मोदी के बारे में याद रखिएगा कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री में वो किनका है, तो कहेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। उसके बाद जो है आपको प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, तो हम क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी देखिए कि 2014 के आम चुनाव में भी विजयी हुए थे, 2019 के भी आम चुनाव में क्या हुए थे कि आपको विजयी हुए थे, ठीक है ना। और 2024 में अगर ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू उनके एक रिकॉर्ड को ये बराबरी कर लेंगे। लगातार 3 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले ये भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे अगर 2024 में जीतते हैं चुनाव तब, ठीक है ना। उसके बाद है आपको मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह जो है ये आपको देश के प्रधानमंत्री 2004 से 2014 की अवधि में रहे थे। और दूसरी बात याद रखिएगा क्या साथियों कि मनमोहन सिंह जो है, ठीक है ना, इन्हें भारत में आर्थिक उदारीकरण का क्या कहा जाता था, आपको पिता कहा जाता था। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो मेरे भाई भारत में आर्थिक उदारीकरण का जो पिता है वह आपको जो कहा जाता है मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। और मनमोहन सिंह जी हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके नोटों पर भी आपको हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है ये आपको आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। कौन जानते हैं, तो आपको यानी कि मनमोहन सिंह जी, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 30 का जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, वो आपको बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं से कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से प्रेरित है, ठीक है ना, या पीड़ित है। तो देखिए तो ये जो दक्षिण एशिया का एक देश है श्रीलंका, जो आपको नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है, क्योंकि श्रीलंका में आपको सिल्ली और तमिल के बीच में जो है हमेशा आपको संघर्ष जो है वो आपको बना रहता है। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो देखिए तो दक्षिण एशिया में वे देश आते हैं जो आपको सार्क के सदस्य हैं। यहाँ से एक बात आती है कि सार्क के सदस्य देश जो है वो आपको कौन कौन है। तो देखिए तो सार्क में जो सदस्य देश है ना वो आपको 8 है। कितने हैं, 8 है, ठीक है ना। तो देखिए सार्क जो है दक्षिण एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना जो होती है 1985 में होती है। लेकिन हम यहाँ पर इसके सदस्य देशों का नाम जानेंगे और उसके माध्यम से हमें क्या होगा कि दक्षिण एशिया के देशों को जानने में क्या होगा कि आपको सहूलियत होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि दक्षिण एशिया के देश को हम कैसे याद रखेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा आप ट्रिक याद रख सकते हो क्या, कि श्री भाभू ने, किसने, श्री भाभू ने बाप का माल अफगानिस्तान को दे दिया। किसको दे दिया, अफगानिस्तान को दिया। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि श्री भाभू ने बाप का माल किसको दिया, तो क्या कहेंगे, अफगानिस्तान को। अब देखिए सी से क्या हो जाएगा, इसे हमें समझना है। तो साथियों सी से जो हो जाएगा वो आपको श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रीलंका। उसके बाद जो है भा से जो हो जाएगा वो आपको भारत हो जाएगा। भू से जो हो जाएगा साथियों वो आपको भूटान हो जाएगा। और न से जो हो जाएगा वो आपको नेपाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देखना है। उसके बाद ब से क्या होगा, यह आपको बांग्लादेश, ठीक है ना। उसके बाद आपको प से यह आपको पाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। और क से यह साइलेंट रहेगा। माल से जो हो जाएगा वो आपको मालदीव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना। और अफगानिस्तान तो है ही, तो ये सभी देश जो है दक्षिण एशिया का क्या है कि आपको देश है। और अफगानिस्तान जो है 2007 में सार्क का सदस्य जो था वो आपको बना था। और अफगानिस्तान को हम लोग हार्ट ऑफ एशिया के नाम से भी क्या कहते हैं, जानते हैं। और ये सभी जो है भारत के पड़ोसी देश है, जिसमें से आपको एक श्रीलंका और एक मालदीव जो है यह भारत का द्वीपीय पड़ोसी देश है जो आपको हिंद महासागर में क्या है, स्थित है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है सिल्ली और तमिल के बीच में जो है हमेशा जो है संघर्ष की स्थिति जो है वो आपको बनी रहती है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। श्रीलंका की जो राजभाषा है वो आपको सिल्ली है, ठीक है ना। वहां का राजकीय धर्म जो है वो आपको बौद्ध है। तो 31 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 32 में, तो साथियों 32 में क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि दक्षेस में कितने सदस्य देश है, मतलब सार्क में कितने सदस्य देश है। तो अभी बताएं कि सार्क में सदस्य देश जो है वो आपको कितने हैं, 8 है। तो यहाँ से एक बात आती है कि सार्क का गठन जो हुआ था वो आपको कब हुआ था, यह जान लीजिए। तो साथियों सार्क का जो गठन होता है ना वह आपको
7 से 8 दिसंबर 1985 को इसका क्या होता है कि आपको गठन होता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो आपको कहाँ बनाया जाता है। तो साथियों सार्क का मुख्यालय जो है ना वो आपको काठमांडू में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? काठमांडू में। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है। तो क्या कहेंगे कि आपको काठमांडू में जो है वो आपको बनाया जाता है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी। तो यह आपको ढाका में हुई थी। और ढाका जो है वो आपको कहाँ है? तो ये आपको बांग्लादेश की क्या है कि आपको राजधानी है। और सार्क का जो पहला सम्मेलन भी जो होता है ना साथियों वो आपको कहाँ होता है? तो आपको ढाका में होता है। और इसका दूसरा सम्मेलन जो होता है वो आपको बेंगलुरु में 1986 में होता है, जिसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो आपको श्री राजीव गांधी करते हैं। तो साथियों ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जहां भी दिक्कत हो आपको कमेंट करके बताना है। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 33 में, और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप बताएंगे। देखिए अब कह रहा है कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश है जिसमें आपको संवैधानिक संकट हमेशा बना रहता है। तो देखिए तो संवैधानिक संकट जो है वह आपको कहाँ बना रहता है? तो यह आपको यानी कि पाकिस्तान, ठीक है ना, और साथ साथ आपको नेपाल, क्या है? नेपाल। लेकिन ज्यादातर संवैधानिक संकट की अगर हम बात करेंगे तो वो आपको नेपाल में बना रहता है। कहाँ बना रहता है? नेपाल में। क्योंकि यहाँ पर बराबर जो होता है आपको संवैधानिक चीजों पर जो होते हैं वो आपको संकट जो रहती है वो आपको बनी रहती है, ठीक है ना। हालांकि पाकिस्तान भी आएगा, मतलब इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन इसका ज्यादा बेहतर एग्जाम्पल जो होगा वो आपको नेपाल होगा। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो हम कहेंगे आपको मतलब काठमांडू। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, भूटान की राजधानी थिम्पू, और नेपाल जो है इसकी राजधानी तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और पाकिस्तान की राजधानी कहेंगे तो वो आपको इस्लामाबाद। तो 33 का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए 34 में, कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो साथियों सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो आपको 5 है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सुरक्षा परिषद के वो 5 अस्थायी सदस्य देश कौन कौन है। तो देखिए तो इसके जो 5 अस्थायी सदस्य देश है इसमें आपको रूस है, रूस के अलावा आपको चीन है, अमेरिका है, अमेरिका के अलावा आपको फ्रांस है, क्या है? फ्रांस। और उसके बाद जो हो जाएगा साथियों ये आपको ब्रिटेन, क्या है? ब्रिटेन। तो ये पांचों जो है ये आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में जो है वो आपको क्या है? अस्थायी सदस्य देश है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अगर टोटल सदस्यों की बात पूछेंगे कितनी होती है, तो साथियों सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं वो आपको अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ना वो आपको कितने वर्ष का होता है जानते हैं? तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो आपको 2 वर्षों का होता है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो 34 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो 34 का सही आंसर ए हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न में। और 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इस पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग जो है वो आपको कौन है। तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है आपको 6 अंग है। 6 अंग कौन कौन है? तो देखिए एक आपको सुरक्षा परिषद है, एक आपको महासभा है, एक सचिवालय है, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, एक छूट रहा है वो आपको प्रन्यास परिषद है। क्या है? प्रन्यास परिषद है। उसके बाद जो है एक आपको आर्थिक और सामाजिक परिषद है। क्या है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख जो है वो आपको अंग है। आर्थिक और सामाजिक क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको परिषद। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वो आपको कितनी है। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्यों की जो संख्या है वो आपको 54 है। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो आपको 15 है। महासभा में 193 सदस्य देश है, यानी जितने सदस्य देश होते हैं वह इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है। तो साथियों वह जो है आपको महासभा है। और इस महासभा को हम लोग क्या कहते हैं? तो विश्व की लघु संसद कहते हैं। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे, क्या आएंगे? एक प्रश्न और आएंगे साथियों। एक प्रश्न और क्या आ सकता है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? तो यह आपको 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो आपको न्यूयॉर्क में। तो साथियों ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 35 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 36 में। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों विश्व बैंक की स्थापना और आईएमएफ की स्थापना, ठीक है ना, ये दोनों जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुआ था। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 1946। हालांकि याद रखिएगा कि आईएमएफ और आपको आईबीआरडी क्या है?
IBRD, यह दोनों जो अस्तित्व में आया था 1944 में। और किस सम्मेलन द्वारा? तो आपको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। लेकिन 1944 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 1946 हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि IMF और आपको IBRD, इस दोनों का जो हेड क्वार्टर है वो आपको कहाँ है? तो साथियों इस दोनों का जो मुख्यालय है ना वो आपको वाशिंगटन DC है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताओगे वाशिंगटन DC है क्या, तो ये आपको अमेरिका की राजधानी है, ठीक है ना। 1947 में आपको गेट की क्या हुई थी कि आपको स्थापना हुई थी, इसे आपको याद रखना है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार के घोषणा पत्र को स्वीकार किया था। 1949 में चीन साम्यवादी राज्य बना था, और हमारा संविधान जो है इसी वर्ष बनकर तैयार हुआ था। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो 36 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 37 में कह रहा है कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो देखिए, तो विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको हम लोग कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। तो साथियों ये जो विश्व व्यापार संगठन है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं WTO। यह आपको कब अस्तित्व में आया था? तो यह आपको 1 जनवरी 1995 को क्या कि अस्तित्व में आया था। और यह किसका स्थान लिया था? साथियों WTO जो है वो आपको गेट का स्थान लिया था। और गेट कब बना था? 1947 में। तो इसी गेट का जो स्थान है वो आपको कौन लिया था? WTO, 1 जनवरी 1995 को। तो यहाँ से एक बात आती है कि WTO का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है? तो साथियों इसका जो मुख्यालय है ना वो आपको जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। और इसमें जो अभी सदस्य देश की संख्या है वो आपको कितनी है? 164 है। और इसका जो 164वां सदस्य देश है वो आपको अफगानिस्तान है। यह NTPC 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्या है कि आपको प्रश्न है, ठीक है ना। उसके बाद आइए आगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये आपको 1944 में अस्तित्व में आता है। विश्व बैंक भी 1944 में अस्तित्व में आता है, ठीक है ना। तो इस दोनों का मुख्यालय अभी बताए थे वाशिंगटन DC। इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो 37 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 38 में। तो मेरे भाई 38 में क्या कह रहा है कि किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतया वर्जित कर दिया गया था? तो साथियों परमाणु परीक्षण को जो पूर्णतः वर्जित किया गया था व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि में, यानी कहने का मतलब हुआ PTBT में। किसमें? PTBT में, ठीक है ना। सॉरी PTBT कहते हैं CTBT में, ठीक है ना। इसका जो शॉर्ट नेम हो जाएगा CTBT, यानी कंप्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। और यह ट्रीटी कब हुई थी? संधि कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1996 में। तो देखिए, तो परमाणु से संबंधित कुछ संधियां है उसको जान लीजिए वह आपको कब कब हुआ था। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको एक गोला में इसको अपना जान लेना है। जैसे देखिए सबसे पहले आएगा PTBT। क्या जाएगा? PTBT। तो यह हुआ था आपको 1963 में। उसके बाद है साथियों NPT, यह जो हुआ था वो आपको 1970 में। उसके बाद है CTBT, तो यह जो हुआ था वो आपको 1996 में। तो CTBT में परमाणु परीक्षण को जो है पूर्णतः क्या कर दिया गया था कि आपको बैन कर दिया गया था, जबकि PTBT में कहा गया था कि भूमिगत परमाणु परीक्षण जो है आपको किया जा सकता है, ठीक है ना। तो 38 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको C हो जाएगा। और अगर जहां भी दिक्कत हो समझने में आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब हम चलते हैं 39 में। 39 में क्या करा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब स्वीकार की गई थी? अभी बताए थे कि मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है उसको 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। 1946 में जो होता है वो आपको क्या होता है? तो आपको जो राष्ट्र संघ होता है उसका संयुक्त राष्ट्र संघ में विलय हो जाता है। 1947 में गेट की क्या होती है कि आपको स्थापना होती है, ठीक है ना। गेट कहने का मतलब क्या हुआ? GATT, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। तो देखिए ये जो देख रहे हैं 39, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको D हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 40 में। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग जरूर बताएंगे। देखिए कह रहा है कि बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो साथियों बच्चों के अधिकारों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका नाम जो है वो आपको क्या है? यूनिसेफ है। क्या है? यूनिसेफ है। और यूनिसेफ का गठन कब होता है? 1946 में। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है? तो ये आपको न्यूयॉर्क में। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद है रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी स्थापना जो होती है 1862 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना 1961 में। तो देखिए रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है वो आपको कहाँ है ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये भी तो पूछा जाएगा। तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय साथियों वो आपको जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय ये आपको लंदन में है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो कि आपको न्यूयॉर्क में है। तो इनमें से सभी चीजों को आपको ऑप्शन सहित याद रखना है। तो इसमें से जो देख रहे हैं यूनिसेफ, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब हुआ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस मतलब चिल्ड्रेन फंड, ठीक है ना। तो यह जो है आपको क्या कहता है? बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य करता है। तो 40 का सही आंसर जो हो जाएगा
वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको यानी कि सी हो जाएगा, सॉरी हाँ सी हो जाएगा। इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। तो आज हम लोग क्या किए हैं कि 40 तक के प्रश्नों का एनालिसिस किए। फिर हम लोग मिलेंगे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।